तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। मनोरमा हरि सेवक से जुलूस निकलने की बात पूछती है। मुंशी जी मनोरमा को समझाते हैं, लेकिन मनोरमा उत्तेजित हो जाती है। राजा साहब के आने की खबर न लगी। अब आगे सुनते हैं मनोरमा रेडियो नाट्य वाचन की 26वीं कड़ी। राजा साहब की दृष्टि मकरंद के प्यासे भ्रमर की तरह मनोरमा के मुख कमल का माधुर्य रसपान कर रही थी। अचानक घड़ी ने 9 बजाए। मनोरमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। राजा साहब भी किसी वृक्ष की छाया में विश्राम करने वाले पथिक की तरह उठे और धीरे धीरे द्वार की ओर चले। द्वार पर पहुंचकर फिर मुड़कर मनोरमा से बोले, मैं भी चलूं तो क्या कोई हरज है? मनोरमा ने करुण कोमल नेत्रों से देखकर कहा, अच्छी बात है, चलिए। रेलवे स्टेशन पर कहीं तिल रखने को जगह नहीं थी। अंदर का चबूतरा और बाहर का सहन सब आदमियों से खचाखच भरा हुआ था। मनोरमा नगर की कई महिलाओं के साथ सेवकों के बीच में खड़ी थी। बारामदे में राजा विशाल सिंह, उनके मुख्य कर्मचारी और शहर के रईस और नेता जमा थे। ठीक 10 बजे गाड़ी दूर से धुआं उड़ाती हुई दिखाई दी। अब तक लोग अपनी जगह पर कायदे के साथ खड़े थे, लेकिन गाड़ी के आते ही सारी व्यवस्था हवा हो गई। गाड़ी आकर रुकी, चक्रधर उतर पड़े। मनोरमा भी अनुराग से उन्मत्त होकर चली, लेकिन 3-4 पग चली थी कि ठिठक गई और एक स्त्री की आड़ में चक्रधर को देखा। राजा साहब ने आगे बढ़कर नगर के नेताओं की ओर से उनका स्वागत किया। सब लोग उनसे गले मिले और ये जुलूस सजाया जाने लगा। चक्रधर स्टेशन के बाहर आए और तैयारियां देखी तो बोले, आप लोग मेरा इतना सम्मान करके मुझे लज्जित कर रहे हैं। मुझे तमाशा ना बनाइए। संयोग से मुंशी जी वहीं खड़े थे। ये बातें सुनी तो बिगड़ कर बोले, तमाशा नहीं बनाना था तो दूसरों के लिए प्राण देने को क्यों तैयार हुए? तुम ही अपनी इज्जत ना करोगे तो दूसरे क्यों करने लगे? ये कहकर उन्होंने चक्रधर को छाती से लगा लिया। चक्रधर का रक्तहीन मुख लज्जा से आरक्त हो गया था और कुछ आपत्ति करने का साहस नहीं हुआ। चुपके से राजा साहब की दुड़की पर आ बैठे। जुलूस नदेसर, चेतगंज, दशाश्वमेध और चौक होता हुआ दोपहर होते होते कबीर चौरे पर पहुंचा, जहां मुंशी जी के मकान के सामने एक बहुत बड़ा शामियाना तना हुआ था। निश्चय हुआ कि यहां सभा हो और चक्रधर का अभिनंदन किया जाए। मनोरमा स्वयं अभिनंदन पत्र पढ़कर सुनाने वाली थी, लेकिन जब पढ़ने को खड़ी हुई तो उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मनोरमा को असमंजस में देखकर राजा साहब खड़े हुए और उसे धीरे से कुर्सी पर बैठाकर बोले, सज्जनों, रानी जी के भाषण में आपको जो रस मिलता वो मेरी बातों में कहां? कोयल के स्थान पर कौवा जो खड़ा हो गया है, शहनाई की जगह नृसिंह ने ले ली है। आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा कि पूज्यवर बाबू चक्रधर रानी साहिबा जी के गुरु रह चुके हैं। अपने गुरु का सम्मान करना शिष्य का धर्म है, किंतु रानी साहिबा का कोमल हृदय इस समय नाना प्रकार के आवेगों से इतना भरा हुआ है कि वाणी के लिए जगह ही नहीं रही। इसके लिए वो क्षम्य हैं। बाबू साहब ने मैं कहना चाहता हूं जिस धैर्य और साहस से दोनों की रक्षा की, वो आप लोग जानते हैं। जेल में भी अपनी निर्भीकता से अपने कर्तव्य का पालन किया है बाबूजी ने। आपका मन दया और प्रेम का तो सागर है। जिस अवस्था में
युवक धन की उपासना करते हैं, आपने धर्म, जाति, प्रेम की उपासना की है। मैं भी आपका पुराना भक्त हूं। एक सज्जन ने टोका। अजी, आप ही ने तो उन्हें सजा दिलाई थी। राजा साहब, हां, मैं इसे स्वीकार करता हूं। राज के मद में कुछ दिनों के लिए मैं अपने को भूल गया था। कौन है जो प्रभुता पाकर फूल ना उठा हो? ये तो मानवीय स्वभाव है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, आशा है आप लोग मुझे माफ कर देंगे। आगरे के अलग अलग संप्रदाय के लोगों में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। जरा जरा सी बात पर दोनों दलों के सिर फिरे जमा हो जाते, दो चार के अंग भंग हो जाते। कहीं बनी ने डंडी मार दी तो कहीं किसी ने किसी की दुकान पर धावा बोल दिया। किसी ने किसी का घड़ा छू लिया तो किसी ने फौजदारी कर दी। रोज रोज के झगड़े। होली के दिन थे, गलियों में गुलाब के छींटे उड़ रहे थे। इतने जोश से कभी होली नहीं मनाई गई थी। संयोग से एक मियाँ साहब मुर्गी हाथ में लटकाए कहीं चले जा रहे थे। उनके कपड़ों पर दो चार चींटे पड़ गए। बस क्या था, गजब हो गया। सीधे चिल्लाने लगे और देखते ही देखते हंगामा हो गया, तहलका मच गया। यशोदानंदन कभी इस अफसर के पास जाते, कभी उधर जाते, कभी इसे समझाते, कभी उसे समझाते, और देखते ही देखते दंगइयों के सामने खड़े हो गए। पिस्तौल चलाने की तो नौबत ही नहीं आई। यही सोचते खड़े रह गए कि समझाने से शायद ये लोग शांत हो जाएं। तो फिर अनावश्यक किसी की जान क्यों हो? अहिंसा के आदर्श ने हिंसा का हथियार हाथ में होने पर भी उनका दामन न छोड़ा। लेकिन दंगइयों को भला कौन समझाता? अहिंसा ने हिंसा के आगे सर झुका दिया। दंगई लोगों ने घरों में आग लगानी शुरू कर दी। यशोदानंदन को अपने प्राण गंवाने पड़े। अहिल्या का भी कहीं कुछ पता नहीं था। समझ नहीं आ रहा था उसे कौन कहां ले गया। ख्वाजा साहब अत्यंत दुखी थे। यशोदानंदन की मृतदेह उनकी आंखों के सामने थी। यशोदानंदन की मृत्यु ने जैसे उन्हें तोड़ दिया था। वो स्वयं अहिल्या को लेकर बहुत चिंतित थे। स्वयं अहिल्या को ढूंढने के लिए निकल पड़े। चक्रधर ने जब ये सब सुना तो बहुत व्यग्र हो उठे और बोले, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। वज्रधर, अरे जाकर क्या करोगे? जो होना था वो तो हो गया, अब जाना व्यर्थ है। चक्रधर, कम से कम अहिल्या का पता तो लगाना ही होगा ना। वज्रधर, ये भी व्यर्थ है। अरे पहले तो पता लगाना ही मुश्किल है, और लग भी गया तो तुम्हारा मुझसे क्या संबंध? चक्रधर, इसीलिए मेरा जाना और भी जरूरी है। वज्रधर, अब ऐसी बहू का हमारे घर में कोई स्थान नहीं है। चक्रधर ने निश्चयपूर्वक स्वर में कहा, वो आपके घर में नहीं आएगी। वज्रधर ने भी उतने ही निर्दयी शब्द से उत्तर दिया, अगर तुम्हारा ख्याल हो कि पुत्र स्नेह के वश में होकर मैं उसे स्वीकार कर लूंगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अहिल्या आप कुलदेवी नहीं हो सकती, चाहे इसके लिए मुझे पुत्र वियोग ही क्यों ना सहना पड़े। चक्रधर पीछे घूमे ही थे कि निर्मला ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्नेहपूर्ण तिरस्कार करती हुई बोली, बेटा, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहती हूं अब भी हमारा कहना मानो, यूं कालिख ना लगाओ। चक्रधर ने हाथ छुड़ाकर कहा, मैंने कभी आपकी आज्ञा भंग नहीं की, लेकिन इस विषय में मैं मजबूर हूं। वज्रधर, तो क्या ये तुम्हारा अंतिम निश्चय है? चक्रधर, जी हां, अंतिम। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।